हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। अपने कर रहे थे मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसका जो एक पार्ट अपने अपलोड किया है उसके अंदर अपने ब्लड यानी रक्त को शुरू किया था। और रक्त में अपने दो कंपोनेंट बताए थे मैंने एक प्लाज्मा और सेकंड मैंने आपको बताया था ब्लड कार्पसल्स या रुधिर कणिकाएं, जिसमें अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर प्लाज्मा के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो के अंदर सेशन के अंदर अपने रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने पहले आपको जब अपने इसका आउटलाइन बनाया था तो बता दिया था कि रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की पढ़नी है अपने को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उनके बारे में जो जो बातें खास है वो अपने आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 55% पार्ट होता है, जबकि रुधिर कणिकाएं जो है वो 45% पार्ट होती है। इन रुधिर कणिकाओं की ये जो प्रतिशत मात्रा है 45%, रुधिर कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा जो है इसको कहा जाता है हीमेटोक्रिट। ये याद रखना, ये दिया हुआ है अपनी बुक में भी, तो ये पूछा जा सकता है कि हीमेटोक्रिट क्या है। तो रुधिर कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती है? हीमेटोक्रिट कहलाती है। अब अपने सबसे पहली जो रुधिर कणिका है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पसल्स, आरबीसी, ठीक है। इनके बारे में जो जो बातें खास है वो अपने देखते हैं। सबसे पहली बात, आरबीसी को रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, यानी इनका एक और नाम है, इनको रक्ताणु भी कहा जाता है, इनको इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। खास बात इनके बारे में, और ये केंद्रक रहित होती हैं, यानी इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जब इनकी फॉर्मेशन होती है, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है लाल रुधिर कणिकाओं का, उस समय इनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ये परिपक्वन होता है, इनका मैच्योरेशन होती है इनकी, तब इनका केंद्रक जो है वो विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो केंद्रक रहित होती हैं। इनकी आकृति की बात करें तो ये उभयावतल होती है, बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव होती है, गोलाकार होती हैं। यानी अगर अपने साइड व्यू से देखें तो ये इनकी शेप जो है वो इस प्रकार की होती है कुछ, और टॉप व्यू से देखने पर इनकी शेप जो है वो अपने को इस प्रकार की दिखाई देती है, ठीक है। तो इनकी आकृति जो है वो उभयावतल होती है, बाइकॉनकेव होती है और गोलाकार होती है। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। यहाँ आप और भी बातें याद रख सकते हो आरबीसी के बारे में, आपके काम की आई हैं, कभी आपके काम आएंगे कंपटीशन में। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाए जाते, आरबीसी में ईआर अतः प्रदवी जालिका भी नहीं पाई जाती। तो एक बात, जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो अपने जानते हैं कि जो वायवीय श्वसन होता है उससे संबंधित जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इनमें वायवीय श्वसन नहीं होता, इनके अंदर अवायवीय श्वसन पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की, एक तो अपने पढ़ते ही हैं कि जो पेशियां होती हैं कठिन काम करते समय अवायवीय श्वसन करती हैं, तो आरबीसी के अंदर भी कौन सा श्वसन पाया जाता है? अवायवीय श्वसन पाया जाता है, ठीक है। और सुनिए, अगर बात करें इनकी संख्या की, तो इनकी संख्या जो है वो मेल के अंदर यानी पुरुषों के अंदर लगभग 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, जबकि फीमेल के अंदर इनकी संख्या जो है वो लगभग 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये सभी रुधिर कणिकाओं में, यानी कि तीन प्रकार की रुधिर कणिकाएं पढ़नी है अपने को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सभी रुधिर कणिकाओं में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रुधिर कणिकाओं का 1% भाग छोड़ती हैं, किनके लिए? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के लिए। 99% भाग जो रुधिर कणिकाओं का है वो कौन होती हैं? लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब लाल रुधिर कणिकाओं का जो लाल रंग है ये इनमें पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के श्वसन वर्णक, जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन, इसके कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जो लाल रंग है, और इसकी के कारण रक्त का रंग भी कैसा होता है? हमारे रेड कलर का होता है। वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए आपको? सबसे पहली बात, हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रकार का सहयुग्मी प्रोटीन है।
क्रोमोप्रोटीन भी कहते हैं इसको। आगे अगर सहयुग्मी प्रोटीन के प्रकार करें तो उसको क्रोमोप्रोटीन लिख सकते हो आप, लेकिन अपनी बुक में जो दिया है वो सहयुग्मी प्रोटीन ही बहुत है, आपको इतना ही बहुत है याद करना। सहयुग्मी प्रोटीन के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सहयुग्मी प्रोटीन वो होते हैं जिनमें प्रोटीन पार्ट के अलावा, यानी कि अमीनो एसिड के अलावा, जब किसी प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो अमीनो एसिड के अलावा अगर कोई दूसरा पदार्थ साथ में प्रेजेंट हो तो उसको कहा जाता है सहयुग्मी प्रोटीन। जैसा कि इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से बना है मिलकर, अगर अपने इसको तोड़ें तो हीम प्लस ग्लोबिन। अब ये हीम जो है, ये 4 फेरस आयन युक्त होता है। यानी क्या होता है, हीम किससे बनता है, 4 फेरस आयन युक्त होता है ये तो। और ग्लोबिन जो होती हैं ये होती हैं 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, यानी अमीनो अम्लों की बनी हुई श्रृंखलाएं। तो ये अमीनो अम्ल आ गए इधर तो, और अमीनो अम्लों के साथ साथ कौन है, फेरस आयंस प्रेजेंट हैं। तो अमीनो अम्लों के अलावा कोई साथ में प्रेजेंट हो तो उस प्रकार का जो प्रोटीन है वो क्या कहलाता है, सहयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो सहयुग्मी प्रोटीन है जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, हीम प्रेजेंट होता है जो 4 फेरस आयन युक्त होता है, और साथ में ग्लोबिन होता है जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं अमीनो अम्लों की। ठीक है, कुछ और थोड़ा मैं आपको अगर डिटेल में बताऊं तो ये 4 जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं 4 प्रकार की हो सकती हैं। कैसे, ये अल्फा होती हैं, बीटा होती हैं, गामा होती हैं, डेल्टा होती हैं, और इनके आधार पर हीमोग्लोबिन जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। कैसे, देखिए, इनके आधार पर हीमोग्लोबिन हो सकता है HbA, HbB और थर्ड हो सकता है HbF। अगर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा जुड़ी होंगी तब तो वो होगा कौन सा, HbA प्रकार का। अगर 2 अल्फा प्लस 2 गामा ये जुड़ी होंगी 4 तो वो कौन सा होगा, हीमोग्लोबिन B प्रकार का। और अगर 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा और बाकी 4 हीम समूह हैं तब ये कौन से प्रकार का हीमोग्लोबिन होता है, HbF। और ये HbF जो है ये हीमोग्लोबिन भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है। ये आपको काम कभी ना कभी जरूर आएगा, आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है प्लस 2 के अकॉर्डिंग, ये वैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप लिखना चाहो तो साथ में नोट्स में अपने ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर से सुनिए इसके बारे में। लाल द्विरकणिकाओं का जो लाल रंग है वो उनमें पाए जाने वाले एक श्वसन वर्णक के कारण होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक सहयुग्मी प्रोटीन है जो हीम प्लस ग्लोबिन से बनता है। हीम जो होता है वो 4 फेरस आयन युक्त समूह होता है, जबकि ग्लोबिन जो है ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। मतलब सीधी सी बात है कि 4 फेरस आयन और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मिलकर एक हीमोग्लोबिन का निर्माण करेंगी। अब ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है ये 4 प्रकार की हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब इनमें से अगर 2 अल्फा 2 बीटा और 4 ये जुड़ते हैं तब तो वो कहलाएगा HbA। ठीक है, अगर इसमें से 2 अल्फा 2 गामा और 4 ये जुड़ते हैं तो HbB। अगर 2 अल्फा 2 डेल्टा और 4 ये जुड़ते हैं तब उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन F। ठीक है, और ये भ्रूणावस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। अब अगली बात, हीमोग्लोबिन जो है अगर इसकी मात्रा की बात करें तो मेल के अंदर इसकी मात्रा नर के अंदर जो है स्वस्थ व्यक्ति में वो ऐसा माना जाता है कि होनी चाहिए 14 से 16 mg प्रति डेसीलीटर, और फीमेल के अंदर इसकी मात्रा जो है स्वस्थ फीमेल के अंदर वो होनी चाहिए 12 से 14 mg प्रति डेसीलीटर। ये इनकी औसत मात्रा है, कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे अपनी बुक के अंदर ये दिया हुआ है कि स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है इनसे, किसी में कम भी हो सकती है, लेकिन ये औसत है जो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा। हीमोग्लोबिन की अगर काम की बात करें कि हीमोग्लोबिन करता क्या है, तो हीमोग्लोबिन का जो काम होता है वो होता है गैसों का परिवहन करना। इसका क्या काम है, गैसों का परिवहन करना। ये ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है और वहां से CO2 को लाकर हमारे फेफड़ों को देने का काम करता है। ठीक है, यानी गैसों के परिवहन का ये काम करता है। और खास बात, एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगली बात,
लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में एक और खास बात, लाल रुधिर कणिकाओं में एक एंजाइम पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये आरबीसी में प्रेजेंट होता है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बो एनहाइड्रेज का काम अपने दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने आपको भी बताया कि ये गैसों का परिवहन करता है जो हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन भी आरबीसी में है और ये एंजाइम भी कहाँ पर है, आरबीसी के अंदर। ऑक्सीजन का परिवहन तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करेगा, लेकिन जब ये CO2 का परिवहन करता है तो CO2 का परिवहन जो जब ये करता है तो उस समय जैसे ही CO2 आरबीसी के अंदर प्रवेश करती है तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करवाता है पहले तो वहां पर आरबीसी के अंदर, और फिर उसका विघटन करवाता है। ये अपने सिलेबस में नहीं था। पिछला जब अपने चैप्टर किया मानव श्वसन तंत्र तो उसमें गैसों का परिवहन जो किस किस रूप में होता है ये अपने सिलेबस में नहीं दिया हुआ, नहीं तो आप इसको वहां पढ़ते, ठीक है। लेकिन अपने सिर्फ यहाँ इतना ही याद रख सकते हो आप कि आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है और ये एंजाइम आरबीसी के अंदर पहले तो कार्बोनिक अम्ल के निर्माण की दर को 500 गुना बढ़ा देता है और फिर कार्बोनिक अम्ल के विघटन की दर को भी यही एंजाइम 500 गुना क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और ये प्रक्रिया जो मैंने बताई, पहले कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होना फिर उसका टूटना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में काम आती है, ठीक है। अगली बात, ये आपको समझ आ गया होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, उसके बाद अपने लाल रुधिर कणिकाओं में जो और खास बात है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल, लाइफ स्पैन जो है इसका वो 120 दिन होता है, यानी कि 120 दिन के बाद आरबीसी जो है वो मृत हो जाती है, डेड हो जाती है। अब बात करें, अगर 120 दिन इनका जीवन काल है तो 120 दिन के बाद ये क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, मृत हो जाएंगी आरबीसी। इन मृत आरबीसी का, डेड आरबीसी का विघटन यानी इनको तोड़ा जाएगा और इनको तोड़ेंगे दो अंग हमारे, जिसमें से एक है लिवर, और लिवर की यानी यकृत की कौन सी कोशिकाएं, कुफुर कोशिकाएं ये काम करेंगी, कुफुर सेल्स ये काम करेंगी इनको ब्रेक डाउन करने का। सेकंड, दूसरा जो अंग है इनको तोड़ने का काम जो करेगा वो है स्प्लीन, प्लीहा। अब प्लीहा के बारे में दो बातें। सबसे पहली बात, एक तो ये डेड आरबीसी का विघटन करता है यानी डेड आरबीसी को नष्ट करता है, इसलिए इस प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। सेकंड, आपने ये पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर कि इसी प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं, रक्त बैंक भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए जो अतिरिक्त मात्रा में आरबीसी होती हैं उनको स्टोर करने का काम, अतिरिक्त मात्रा में आरबीसी स्टोर जब की जाती है, जब क्योंकि आरबीसी की फॉर्मेशन लगातार हो रही है और उधर से आरबीसी नष्ट हो रही हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा मात्रा में आरबीसी बना दी लाल अस्थि मज्जा ने तो फिर उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा अपने पास, ये स्प्लीन करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। ये दो बातें याद रखना। डेड आरबीसी का विघटन कौन करेंगी, लिवर की कुफुर सेल्स करेंगी ये काम, दूसरा स्प्लीन करेगा, प्लीहा करेगा, इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। सेकंड, अतिरिक्त मात्रा में जो आरबीसी होती है उनको स्टोर करने का काम भी स्प्लीन करता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। अगली बात, अब मैंने आपको बताया कि आरबीसी का विघटन हो जाएगा, टूटेगा, तो टूटने से जो बनेगा क्या क्या, देखिए जो तो आरबीसी का था हीम समूह है, सबसे पहले जो इसका प्रोटीन भाग था, इसका जो प्रोटीन पार्ट था वो तो बदल जाएगा किसके अंदर, अमीनो अम्ल के अंदर, और अमीनो अम्ल फिर से प्रोटीन फॉर्मेशन में काम आएंगे। सेकंड थिंग, इसका जो हीम भाग था, हीम समूह था, इस हीम समूह में से जो लोह पदार्थ होगा, फेरस आयन वाला भाग होगा, वो लोह पदार्थ तो स्टोर कर लिए जाएंगे हमारे लिवर में। साथ ही साथ इस हीम समूह में से जो शेष भाग होगा इसका, और वो शेष भाग कौन होगा, बिलीरुबिन, और एक दूसरे नंबर पर बिलीवर्डिन। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों नाम आपने पहले सुने होंगे बच्चों। कहाँ सुने थे, जब मैंने आपको करवाया था पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में मैंने आपको बताया था पित्त रस का रासायनिक संगठन, तो आपने वहां पढ़े थे पित्त वर्णक। कौन कौन से थे पित्त वर्णक, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन।
तो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहाँ से बने? ये हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं और पित्त वर्णकों के रूप में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। वहां मैंने एक आपको रोग बताया था, पीलिया जॉर्डियंस बताया था ना कि कैसे होता है। पीलिया जो है वो यकृत जो है, यकृत की कुफर कोशिकाएं अनियमितता दर्शाती हैं, मतलब वो ज़्यादा मात्रा में आरबीसी को तोड़ने लगती हैं और ज़्यादा मात्रा में आरबीसी तोड़ेंगी तो देखो आरबीसी का विघटन तो कर रहे हो आप, ज़्यादा मात्रा में आरबीसी टूटेगी तो ये बनेंगे, ये भी शरीर के लिए इम्यून नॉर्मल अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो शरीर के लिए जितने चाहिए वो ठीक हैं, ये भी अपने शरीर को नुकसान पहुँचाएंगे। हीम समूह लोहे पदार्थों में टूटेगा, वो लिवर में चला जाएगा और ज़्यादा मात्रा में कौन बनेगा? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और इसी के कारण पीलिया रोग में हमारे नाखून, आंखों का रंग जो है वो क्या पड़ने लगता है? पीला पड़ने लगता है। ठीक है, तो ये एक खास बातें थी जो आपको याद रखनी है। किसके बारे में? रुधिर कणिकाओं में जो फर्स्ट अपने किया है, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी। कुछ और मैं बता देता हूँ, आरबीसी की कमी अगर हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाती है, जिसमें अगर अपने नाखून वगैरह उनके दबाते भी हैं तो यहाँ पर रेड कलर का शो नहीं होता, तो उनमें आरबीसी की कमी होती है। उस रोग को कहा जाता है एनीमिया डिजीज। ठीक है, तो इतनी बातें आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आरबीसी के बारे में याद रखनी है। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब अपने शुरू करते हैं अपना जो आज का इसमें सेकंड है रुधिर कणिकाओं में, WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। सेकंड नंबर पर श्वेत रुधिर कणिकाएं या इनको कहा जाता है WBC। इनके बारे में क्या क्या खास बातें हैं? इनको श्वेताणु भी कहते हैं, इंग्लिश में इनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, श्वेताणु कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट थिंग, इनकी संख्या जो है वो आरबीसी से बहुत कम होती है। यानी अगर बात करें इसकी आरबीसी के साथ अनुपात की, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का हमारे रक्त के अंदर जो अनुपात होता है वो 600:1 होता है। यानी 600 आरबीसी के पीछे सिर्फ कितनी डब्ल्यूबीसी होती है? 1। संख्या में बात करें तो नर और मादा दोनों के अंदर ही इनकी संख्या लगभग जो है वो 7000 पर क्यूबिक mm होती है। ठीक है, ये कुछ बुक्स में 6000 लिखी मिल सकती है, 8 मिल सकती है, 10 मिल सकती है आपको, लेकिन अगर इनकी संख्या 10 से बढ़ती है तो वो किसी ना किसी रोग का जो है वो कारण होता है। वो भी आपको डिस्कस करके यहाँ अपने डिस्कस करेंगे। तो इसके ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो ±2000 से 3000। ठीक है, आप ये संख्या लिख देना 7000 पर क्यूबिक mm और ±2000 से 3000, ये हो सकती हैं आपको अलग अलग बुक्स के अंदर। ये जो संख्या है इसको कहा जाता है TLC। TLC का मतलब है टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे या आपने सुना होगा कि जब आप डॉक्टर के पास ब्लड रिपोर्ट करवाते हो तो वो TLC चेक करता है ब्लड रिपोर्ट में। एक वो TLC यही है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट चेक करता है वो। देखिए, खांसी जुकाम के अंदर जब किसी मतलब कोई इन्फेक्शन होता है खांसी जुकाम जैसे, तो उस समय इनकी मात्रा, ये TLC जो है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी किसी वायरस के इन्फेक्शन के कारण, किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, जैसे आपको जुकाम लग गया या खांसी हो गई, तो इनकी मात्रा जो है वो 10,000 से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इससे उसको डॉक्टर को पता चल जाता है कि किसी ना किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, इसके बारे में कुछ खास बातें आपको बता देता हूँ टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट के बारे में। अगर TLC की मात्रा बढ़ जाती है और बढ़कर कितनी 20,000 तक 25,000 तक हो जाती है, तब ये बात इस बात को बताती है कि किसका इन्फेक्शन हुआ है, किसी पैथोजन का, यानी बैक्टीरिया का या किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है ब्लड के अंदर। ठीक है, इस रोग को, इस टाइप को जिसमें TLC की मात्रा बढ़ती है किसी वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण, इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। ये कहलाता है ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, अगर रिपोर्ट के अंदर TLC की मात्रा कम हो जाती है, यानी इससे भी कम हो जाती है, 3000 4000 ही TLC आती है, तो ये शो करता है कौन से रोग के ये प्रारंभिक लक्षण है, ये एड्स के या टाइफाइड के होने का
कारण हो सकते हैं। यानी एड्स या टाइफाइड हो जाता है तो टीएलसी की संख्या जो है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। सामान्य संख्या से काफ़ी ये क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। यानी आपसे कोई पूछे ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, टीएलसी की मात्रा का बढ़ जाना ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है, टीएलसी की मात्रा का कम हो जाना क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोपिनिया कहलाता है। ठीक है। और अगर ये टीएलसी की मात्रा संख्या अनियंत्रित तरीके से बढ़ जाए, यानी कि 80,000, 90,000, लाख तक चली जाए, तो ये बताता है एक रोग को होने का कारण, जिसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। ये किसको बताता है, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया रक्त कैंसर होता है, यानी ब्लड का कैंसर होता है ल्यूकेमिया रोग। ठीक है। तो ये इन बातों के परिणाम हो सकते हैं। टीएलसी से रिलेटेड पैथोजन के कारण बढ़ी तो टीएलसी की मात्रा सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। टीएलसी की मात्रा कम हो गई सामान्य से तो ये एड्स या टाइफाइड का कारण हो सकता है, इसको ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं, मात्रा का कम होना। और अनियंत्रित तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है, जिससे ब्लड कैंसर हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी डब्ल्यूबीसी के बारे में। और बात, ये केंद्रक युक्त होती हैं, यानी इनमें केंद्रक पाया जाता है, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए ये कैसी होती हैं, रंगहीन होती हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को सामान्यतः पता होनी चाहिए डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर तो मैंने एक ही बात में लिख दिया था वहाँ पर कि रक्त का निर्माण जो है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मेरो में होता है। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ कुछ खास आएगा निर्माण से संबंधित वो मैं आपको बताऊँगा। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में खास है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण 3 प्रकार से होता है। एक तो इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, सेकंड इसका निर्माण हो सकता है लिम्फ टिश्यू में, लसिका उत्तकों में, और एक इसका निर्माण होता है कौन सी ग्रंथि करती है, थाइमस ग्रंथि में। तो इनका निर्माण जो है वो 3 जगह होता है। रेड बोन मेरो इसकी फॉर्मेशन करता है और इसी के उद्भव से जो संरचनाएं लसिका उत्तक में पाई जाएंगी और थाइमस ग्रंथि में पाई जाएंगी वो भी इसका निर्माण डब्ल्यूबीसी का करती हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी यार डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब अपने को आगे नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है डब्ल्यूबीसी के प्रकार, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को आगे 2 प्रकारों में बांटा गया है, एक है कनिका में डब्ल्यूबीसी और सेकंड है अकनिका में डब्ल्यूबीसी, यानी ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी और सेकंड है ए ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। उनको और उनके आगे फिर से जो प्रकार हैं उनको अपने अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की, पहले नंबर पर कणिकाणु डब्ल्यूबीसी या इसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, और सेकंड नंबर पर जो है वो है अकणिकाणु डब्ल्यूबीसी या इसको बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है। सबसे पहले इनके बारे में जो खास बातें हैं, देखो इनको नाम से ही देख रहे हो आप, कणिकाणु। कणिकाणु का मतलब ये है कि इनका जो साइटोप्लाज्म होगा, इन डब्ल्यूबीसी का जो कोशिका द्रव्य होगा उनमें अभिरंजित होने वाली, अभिरंजित का मतलब है जिनको रंग चढ़ जाए, कणिकाएं प्रेजेंट होती हैं, अभिरंजित होने वाली कणिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, कणिकाणु है। जबकि इधर वाली साइड इनके साइटोप्लाज्म के अंदर इस प्रकार की कोई कणिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अकणिकाणु डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। सेकंड थिंग, इन कणिकाणु डब्ल्यूबीसी का जो केंद्रक है वो 2 या इससे अधिक पालियों में विभक्त होता है, लोब्स में बटा होता है। ये जब अपन अपने इनके प्रकार पढ़ेंगे तो वहाँ डायग्राम में भी देखेंगे कि इनका केंद्रक 2 या अधिक पालियों में बटा होता है, इसलिए इन डब्ल्यूबीसी को 2 या अधिक पालियों में इनके केंद्रक के बटे होने के कारण कहा जाता है बहु केंद्रक रूपी श्वेताणु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। किस कारण कहते हैं, इनका केंद्रक 2 या अधिक पालियों में बटा होता है, इसलिए इनको बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु कहा जाता है। ये कुल डब्ल्यूबीसी का 68% पार्ट होती हैं, जबकि ये वाली जो है ये कुल डब्ल्यूबीसी का 32% पार्ट होती हैं।
इनका केंद्रक दो या अधिक पालियों में बटा होता है, इनमें ऐसा नहीं होता, यानी इनका केंद्रक दो या दो से अधिक पालियों में बटा हुआ नहीं होता। ये आगे फिर से तीन प्रकार की हैं। जो कणिकाणु WBC हैं, इनको आगे किसके आधार पर, इनकी कणिकाओं के अभिरंजन के आधार पर, उनको रंग कैसे, कौन कौन से जो डाई है उनसे रंग होगा उनके आधार पर, और इनके केंद्रकों में पालियों की संख्या के आधार पर इनको आगे तीन प्रकार में बांटा जाता है। उनको मैं एक बार इधर साइड में लिख देता हूँ। पहला प्रकार जो है वो है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड जो है वो है इओसिनोफिल्स, और थर्ड जो है वो है बेसोफिल्स। इनके बारे में एक एक करके अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे तीनों के बारे में। ये किसके प्रकार हैं, ये कणिकाणु WBC के प्रकार हैं। और अकणिकाणु भी आगे दो प्रकार होते हैं इनके, एक है मोनोसाइट्स और दूसरी होती हैं लिम्फोसाइट्स। इनके भी ये दोनों प्रकारों के बारे में अपने अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कणिकाणु WBC, उनके बारे में ये जो बेसिक बातें वो तो अपने देख ही ली। अब इनके जो प्रकार हैं तीनों, इनकी क्या क्या खास बात हैं WBC में, न्यूट्रोफिल्स की, इओसिनोफिल्स की और बेसोफिल्स की, वो अपने डिस्कस करते हैं। कणिकाणु WBC जो है, ग्रेनुलोसाइट WBC जो है, इसके तीनों प्रकारों को अपने एक सारणी के द्वारा समझते हैं, जिसमें अपने एक साथ ही इनको लिख लेंगे। न्यूट्रोफिल्स, सेकंड नंबर पर अपने थी इओसिनोफिल्स, इसको एक और नाम भी इसका एसिडोफिल्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। और थर्ड नंबर पर अपने पास थी बेसोफिल्स। ओके, तो सबसे पहला लक्षण अगर बात करें इनकी संख्या की, यानी ये कितनी पाई जाती हैं, तो कुल WBC का 65% यानी सर्वाधिक जो मात्रा में पाई जाने वाली WBC है वो कौन होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है। मैंने आपको भी बताया था कि जो कणिकाणु WBC है, ग्रेन्युलोसाइट WBC है, वो कुल संख्या का कितना होती है, 68। उसमें से 65% जो पार्ट है कुल WBC का वो कौन बनाती हैं, न्यूट्रोफिल्स बनाती हैं, ठीक है। इओसिनोफिल्स जो हैं ये होती हैं 2.8%, और बेसोफिल्स जो हैं ये सबसे कम पाई जाती हैं, सिर्फ कितनी होती हैं, 0.2% ये होती हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर बात करें इसके केंद्रकों की, इनके, तो न्यूट्रोफिल्स का जो केंद्रक है, न्यूट्रोफिल्स का जो केंद्रक है ये 3 से लेकर 7 पालियों में बटा होता है, यानी इसके केंद्रक में 3 से लेकर 7 पालियां पाई जाती हैं, ठीक है। इओसिनोफिल्स का जो केंद्रक है ये द्विपालित होता है, यानी 2 पालियों का बना होता है, और बेसोफिल्स का जो केंद्रक है ये इसके केंद्रक में 2 से लेकर 3 पालियां होती हैं, जो आपस में तंतुमय ऊतकों द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। देखिए कैसे, अगर इसके केंद्र की बात करें अपने न्यूट्रोफिल्स के, तो इस प्रकार के केंद्र की संरचना मिलेंगी आपको, जिसमें ये केंद्रक, जिसमें 1 2 3 4 यानी 3 से लेकर 7 पालियां इसके केंद्रक के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। जबकि इधर वाले में देखें तो इसका केंद्रक द्विपालित है, तो द्विपालित में इस प्रकार एक और ये एक 2 पालियां ही इसके अंदर स्थित होंगी। इसमें आप इसी संरचना को, तो ये 2 से 3 पालियां हैं, तो इसके अंदर आप 3 पालियां बना दो, और ये तंतु में ऊतकों द्वारा पालियां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। तो ये इनके डायग्राम हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स का, इओसिनोफिल्स का और बेसोफिल्स का। तो 2 बातें हुई इनके बारे में। सबसे पहले अपने देखी इनकी संख्या, ये 65% सर्वाधिक है, ये 2.8% है, ये 0.2% होती हैं। सेकंड, इनका केंद्रक 3 से 7 पालियों का बना होता है, इनका केंद्रक द्विपालित होता है, और इनका केंद्रक 2 से लेकर 3 पालियों का बना हुआ होता है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरी बात। ये मैं डायग्राम एक बार इसको मिटा रहा हूँ लिखने के लिए, ये आपको समझ आ गया होगा इससे, तो ये नोट्स में आपको मिल जाएगा ऐसे बने हुए। तीसरी बात, थर्ड, अगर बात करें इनके अभिरंजन की, यानी इनको स्ट्रेन अगर करना हो तो किस प्रकार के स्ट्रेन का यूज करना पड़ेगा। जो न्यूट्रोफिल्स हैं, इनको नाम ही इस कारण दिएगा न्यूट्रोफिल्स, मतलब न्यूट्रल। तो इनकी जो कणिकाएं होती हैं
वो उदासीन अभिरंजकों से अभिरंजित हो जाती हैं। यानी कि अगर इनको कलर प्रोवाइड करवाना है तो उदासीन अभिरंजक से ही इनके कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली कणिकाएं अभिरंजित हो जाती हैं। इओसिनोफिल्स या जैसे इसको कहा गया एसिडोफिल्स, तो एसिड का मतलब अम्लीय, तो ये कौन से अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं? अम्लीय अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं। और अम्लीय अभिरंजकों में इओसिन से अभिरंजित हो जाती हैं। और बेसोफिल्स जो हैं, बेस मतलब ये क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं। और क्षारीय अभिरंजकों में आप लिख सकते हो मिथाइलिन ब्लू। तो मिथाइलिन ब्लू से इसकी कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली कणिकाएं अभिरंजित होती हैं। तो ये 3 बातें इनके बारे में जो आपको खास पहले पता होनी चाहिए। एक इनके बारे में, सभी के बारे में विशेष बात जो है अपने वो डिस्कस करेंगे अभी। पहली बात इनकी संख्या, सेकंड थिंग इनका केंद्रक, और तीसरी बात इनके बारे में अभिरंजित होने को लेकर ये अपने को पता होनी चाहिए। अब इन तीनों के बारे में एक एक विशेष बात। सबसे पहली बात, यहां 4 नंबर पर आप लिख सकते हो विशेष। विशेष क्या क्या है? न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये संख्या में तो बहुत होती हैं, सर्वाधिक होती हैं, लेकिन इनका आकार बहुत छोटा होता है। और आकार छोटा होने के कारण ये कोशिकाओं की भित्ति के आर पार जा सकती हैं। कोशिकाओं की भित्ति के आर पार जा सकती हैं। इस गुण को कहा जाता है कोशिका पारण, डाइपेडेसिस। तो कोशिका पारण का गुण पाया जाता है किसके अंदर? न्यूट्रोफिल्स के अंदर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड जो है इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स, इनमें एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। एंटी हिस्टामिनिक गुण का मतलब ये है कि एलर्जी व परजीवी संक्रमण के दौरान इनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं एंटी हिस्टामिनिक गुण। ये किस में पाया जाता है? इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तीसरा, बेसोफिल्स जो हैं ये हिपेरिन व हिस्टामिन का स्त्राव करती हैं। ये इनके बारे में विशेष है, ठीक है। इनके आकार छोटे होने के कारण, लेकिन ये प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, इसलिए इसको ब्लड के माइक्रो पुलिसमैन भी कहा जाता है। न्यूट्रोफिल्स को क्या कहा जाता है? माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। ओके, तो ये खास बातें थी किनके बारे में? ग्रेन्युलोसाइट WBC के बारे में, जिसमें अपने न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स इनके बारे में डिस्कस किया। अब अपने जो WBC का दूसरा प्रकार है, जिसमें अपने ए ग्रेन्युलोसाइट और उसके आगे जो 2 प्रकार हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट WBC जो हैं, यानी अकणिकाणु WBC जो हैं, ये भी 2 प्रकार हैं, जिसमें पहले नंबर पर अपने पढ़ते हैं मोनोसाइट्स के बारे में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताया था कि जो अकणिकाणु WBC है ये कुल WBC का 32% पार्ट होती हैं। उसमें से मोनोसाइट्स जो हैं ये लगभग कितने प्रतिशत भाग होती है? WBC का 6% भाग होती है। सेकंड थिंग इनके बारे में, ये आकार में बड़ी होती हैं। आकार में ये बड़ी होती है। इनका आकार जो है वो 12 से 14 माइक्रोन m तक का होता है, ठीक है। और ख़ास बात, इनमें भक्षण की प्रकृति पाई जाती है। भक्षण की प्रवृत्ति पाई जाती है, मतलब ये एंटीजन का क्या करती हैं? भक्षण करती हैं, उनको खा जाती हैं। ये फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। सबसे खास बात, जब ये किसी कोशिका या उत्तक में प्रवेश कर जाती हैं, कोशिका या उत्तकों में प्रवेश कर जाती हैं, तो इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। लगभग 80 माइक्रोन m तक इनका आकार हो जाता है, ठीक है। उस स्थिति में इनको कहा जाता है मैक्रोफेज, वृहत भक्षकाणु कहा जाता है। और उस समय ये बड़े से बड़े एंटीजन को भी उसका क्या कर सकती हैं? ये भक्षण कर सकती हैं। इनके बारे में ये खास बात है। सबसे पहला, ये 6% है कुल WBC का, आकार में बड़ी होती हैं। 12 से 15 माइक्रोन या 12 से 14 माइक्रोन m इनका आकार होता है। इनमें भक्षण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब ये किसी कोशिका या उत्तक में प्रवेश करती है रक्त से, तब इनका आकार 80 माइक्रोन m तक हो सकता है। यानी इनको
उस समय इनको क्या कहा जाता है, वृहत बक्षकाणु या मैक्रोफेज कहा जाता है, और ये बड़े एंटीजन को भी क्या कर जाती हैं, खा जाती हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, अगली बात इनके बारे में आपको याद रखनी है, न्यूट्रोफिल्स जो अपने पढ़ा था, और यहां पर मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो हैं ये हमारे शरीर के लिए प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति का निर्माण करती हैं। प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति का मतलब ये है कि अगर हमारे शरीर में कोशिकाओं में, ऊतकों में कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो उससे सबसे पहले उसके जो विरुद्ध खड़ा होने का काम करेगी, लड़ने का काम करेगी, जो प्रतिरक्षा का निर्माण करने का काम करेंगी, वो कौन करती हैं, मोनोसाइट्स। और किनके साथ मिलकर ये काम करती हैं, जिनको आपने माइक्रो पुलिसमैन कहा था, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो हैं ये मिलकर इस काम को अंजाम देती हैं। तो ये बातें आपको मोनोसाइट्स के बारे में पता होनी चाहिए जितनी आपको बताई गई। ठीक है, अगला दूसरे नंबर पर, इसको रफी कर देते हैं अपने, सेकंड नंबर पर लिम्फोसाइट्स। ये कुल WBC का 26% पार्ट होती हैं, 26% पार्ट ये कुल WBC का। 6% मोनोसाइट थी, 26 ये है, तो टोटल कितना हो गया, कणिकाणु का 32% पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड थिंग, उधर उसमें बताने वाला रह गया जिसमें अपने पहले मोनोसाइट पढ़ा था, उसकी अगर अपनी संरचना की बात करें मोनोसाइट की, तो उसका केंद्रक जो है वो बीन शेप्ड होता है, या आप ये कह सकते हो किडनी शेप्ड होता है उसका केंद्रक। जबकि ये जो है लिम्फोसाइट्स, इनका केंद्रक अंडाकार होता है। कैसा होता है, अंडाकार। ये किसकी संरचना बनाई है, ये लिम्फोसाइट्स की, और ये किसकी है, मोनोसाइट की। उसमें ये रह गया था बताने वाला, तो ये याद रखना। ठीक है, अगली बात, लिम्फोसाइट्स जो हैं ये बक्षकाणु प्रकृति की नहीं होती, यानी फेगोसाइटिक नेचर की ये नहीं होती। ठीक है, अगली बात, लिम्फोसाइट्स को वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं इसके, लेकिन अपने को दो मेनली पढ़ने हैं। एक पढ़ना है बी लिम्फोसाइट्स, और सेकंड जो है वो है टी लिम्फोसाइट्स। और बी लिम्फोसाइट्स के बारे में तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा, कि अगर हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश कर जाता है तो ये बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये प्लाज्मा कोशिकाओं में बदलकर प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं, ताकि उस एंटीजन को क्या किया जा सके, नष्ट किया जा सके। सबसे खास बात, इनका जो जीवन काल है वो 2 दिनों से लेकर 100 दिनों तक का हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको आरबीसी में बताया था कि इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। WBC का जीवन काल को लेकर ये है कि इनका जीवन काल कुछ घंटों से लेकर, जिसमें जैसे न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं तो वो कुछ घंटों तक सर्वाइव करती हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स जो हैं ये कुछ महीनों तक भी सर्वाइव करती हैं, ब्लड के अंदर रहती हैं। तो इनका जीवन काल जो है WBC का ओवरऑल देखें अपने, तो कुछ घंटों से लेकर कुछ महीनों तक का हो सकता है। तो जबकि ये जो हैं लिम्फोसाइट्स, इनका जीवन काल 2 से लेकर 100 दिन का हो सकता है। इनका निर्माण खास है लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स ही हैं जिनका निर्माण अस्थि मज्जा के अलावा कहाँ कहाँ हो सकता है, लसिका ऊतकों में इनका निर्माण हो सकता है, और साथ ही साथ कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि में इनका निर्माण हो सकता है। ये बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में, लिम्फोसाइट्स के बारे में। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन, एकणिकाणु WBC, टोटल WBC का 32%, कितने भाग, 2, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स के बारे में 5-6 बातें बताइए आपको, वो पता होनी चाहिए, और लिम्फोसाइट्स जो 26% पार्ट है कोई WBC का, इसके बारे में ये इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट हुआ अपना RBC WBC। तीसरे प्रकार की लास्ट जो रुधिर कणिकाएं हैं वो हैं प्लेटलेट्स। अब अपने डिस्कस करते हैं उसके बारे में जो जो खास बातें हैं वो। तीसरे नंबर पर अपने पास प्लेटलेट्स, या इनको कहा जाता है पट्टिकाणु। देखिए, सबसे पहले जैसे उनका RBC का नाम था, WBC को ल्यूकोसाइट्स कहा था, RBC को आपने एरिथ्रोसाइट्स कहा था, वैसे ही इनको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, या इनको कहते हैं बिंबाणु। थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, बिंबाणु कहा जाता है। सबसे खास बात, इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। और RBC से क्या डिफरेंस है इनका, RBC में तो जब उनका निर्माण होता है तब केंद्रक प्रेजेंट होता है, जब वो मैच्योर हो जाती हैं
तब केंद्रक नष्ट होता है। इनमें जब निर्माण होता है तभी से ही केंद्रक क्या है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। अगली बात, अगर बात करें इनकी संख्या की, तो इनकी संख्या जो है वो 2 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर हो सकती है। इससे थोड़ी कम, इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। यानी सामान्य जो औसत है व्यक्ति के अंदर, वो इनकी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर संख्या जो है वो 2 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। लेकिन सबसे खास बात जो आपको याद रखनी है, वैसे आपके काम की इस एग्जाम के +2 के अकॉर्डिंग तो ये शायद नहीं आएगा क्योंकि आपके दिया नहीं है बुक के अंदर। 40,000 जो संख्या है इनकी, इसको कहा जाता है क्रिटिकल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। यानी कि अगर प्लेटलेट्स की संख्या 40,000 से कम हो जाती है तो ये क्रिटिकल कंडीशन है व्यक्ति के लिए। इससे कम संख्या पर व्यक्ति जो है वो सर्वाइव करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इससे इसकी संख्या जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें इसके जीवन काल की, तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो लगभग कितने दिन का होता है, 10 दिन का होता है। ठीक है, कार्य, रुधिर स्कंदन की जो प्रक्रिया है, चोट लगने पर जो रक्त का थक्का बनता है, रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का काम, शुरू करने का काम कौन करती हैं, प्लेटलेट्स करती हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। आकृति इनकी अनियमित होती है, इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, अनियमित प्रकार की आकृति होती है। प्लेटलेट्स या पटिकाणु, इनको थ्रोम्बोसाइट्स या बिंबाणु भी कहते हैं। केंद्रक एब्सेंट होता है, शुरू से ही एब्सेंट होता है। संख्या 2 से 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये कम ज़्यादा थोड़ी हो सकती है, लेकिन अगर ये संख्या 40,000 से कम हो जाए, 40,000 को इसके लिए क्रिटिकल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, और जीवन काल 10 दिन का होता है, लाइफ स्पैन इनका। और फंक्शन क्या है, रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया को प्रारंभ करना। ठीक है, तो ये अपना जो पार्ट है रुधिर कणिकाओं वाला वो अपना कंप्लीट होता है, जिसमें अपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने ब्लड के फंक्शन, रक्त के कार्य, और सेकंड नंबर पर अपने उसके बाद रुधिर समूह है, ब्लड ग्रुप, और थर्ड नंबर पर अपने रुधिर का थक्का जमना, ये डिस्कस करेंगे। वैसे तो रुधिर के कार्य जो अपने आज के इसमें करने थे अपने को, लेकिन फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अपने उसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, कमेंट करके और वीडियो को लाइक जरूर किया करें अगर आपको अच्छा लगे तो, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।